उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर सप्लाई कितने जोन में बांट। Why civil service? Change of heart, or you found something lacking in your previous one? कि हमारे पास हम सरप्लस प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फिर भी हम घर तक नहीं पहुंचा पा रहे कहीं गाँव में, ऐसा क्यों? सरकार ये नहीं सोच रही कि पहले चूस लेते हैं उसके बाद देंगे, अगर दे पाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब स्मार्ट मीटर आपको लगता नहीं है इनजस्टिस क्रिएट करेगा, ठीक है, लेकिन प्रीपेड मीटर है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, पे करो तो यूज करो, वरना अंधेरे में तो क्या फर्क पड़ता है। स्ट्रीट लाइट जल रही है, रमा पड़ लेना। मान लीजिए कि आप डीएसपी हैं, to qualify certainly. Yes. Good afternoon, sir. Yes. So, introduce yourself, gentlemen. सर मेरा नाम नकुल उपाध्याय है। प्रेजेंटली मैं सर यूपीपीसीएल में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर काम कर रहा हूँ। अर्लियर सर मैंने पीजी किया एनवायरमेंटल साइंस में, और सर मैं मतलब पहले मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है AKTU लखनऊ से। ओके, सो आप यूपी में असिस्टेंट इंजीनियर हो, किस डिपार्टमेंट में हो, कहाँ पोस्टेड हो, ये बताओ। सर मैं असिस्टेंट इंजीनियर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हूँ। इसका एक सब्सिडरी डिस्कॉम है, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। आप हाँ सर। उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हो, जी ठीक है। उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर सप्लाई, समझ गए, इफेक्टिव सप्लाई के लिए कितने जोन में बांटा गया? मेजर जोन का नाम है, कितने जोन में बांटा गया? सर मेरे को सर पूरे यूपी का काउंट नहीं पता है। जो मेरा पश्चिमांचल जो मेरा डिस्कॉम है वो सर 14 जोन्स में सेग्रीगेटेड है प्रेजेंटली सर। प्रेजेंटली जी सर 14। तो ये जो जोन्स है ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए इंटीग्रेट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि सब तो आइसोलेटेड नहीं हो सकता ना, इंटीग्रेटेड। जी सर। सर एक्चुअली बेसिकली जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चलता है वो ट्रांसमिशन से इंटीग्रेट होता है। तो पहले 765 केवी के जो सबसे ट्रांसमीटर यूज करते हो जी सर। जनरली किस कंपनी के द्वारा बना हुआ है जो यूपी में सर कंपनी स्नाइडर यूज करते हैं, हम LNT यूज करते हैं, भेल के ट्रांसमीटर्स यूज करते हैं बेसिकली। सबसे ज्यादा किसका मिलता है? सर बेसिकली तो स्नाइडर यूज कर रहे हैं हम लोग। स्नाइडर कहाँ का है? स्नाइडर इज जर्मन सर। जर्मन है। व्हाट इज द डिफरेंस इन जर्मन ट्रांस, है ना, आपको टेक्नोलॉजी और भेल टेक्नोलॉजी, लोकल टेक्नोलॉजी, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्वालिटी वाइज बताओ। बेसिकली सर हमारी मतलब जब हम प्रोक्योर करते हैं कुछ तो उसके लिए जीडीपी डिफाइंड होता है। तो जीडीपी में हम सर पैरामीटर्स मटेरियल के और सर जो ट्रांसमिशन पैरामीटर्स होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। तो सर रॉ मटेरियल्स में डिफरेंस आता है। स्नाइडर का जो मतलब बेसिकली उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज अ डिफरेंट थिंग, द वे वी कम्युनिकेट विद द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो उसके लिए जो स्नाइडर का कम्युनिकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा बेटर अच्छा, ट्रांसमिशन में लोड फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हैं? क्या क्या चेंज किया है पिछले 10 साल में? लोड फैक्टर को, लोड फैक्टर समझ जी लो, सर, जी सर, जी तो सर। उसको कंट्रोल कमांड करने के लिए, स्मूथ सप्लाई के लिए, है ना, जी सर। अनवांटेड पावर डिसरप्शन को रोकने के जी लिए, सर। लोड फैक्टर के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी अभी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सर मतलब हम ग्रिड को स्मार्ट बना रहे हैं, ग्रिड स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। और सर बेसिकली सर जनरेशन के लेवल पे हम डिमांड फॉरकास्टिंग करते हैं। तो जनरेशन लेवल पे अगर डिमांड फॉरकास्टिंग करते हैं तो वहाँ जनरेशन की भी फॉरकास्टिंग होती है। तो जनरेशन को कंट्रोल करके भी ट्रांसमिशन को सर हम रेगुलेट कर पा रहे हैं, इंटरमिटेंसी को कम कर पा रहे हैं। तो हमारा नेशनल ग्रिड बन चुका है ना। जी सर। उस नेशनल ग्रिड पर आपने कई बार देखा है कि साइबर क्राइम होता है। जी सर। तो हमारा नेशनल ग्रिड में साइबर क्राइम न हो, कोई बाहरी या आंतरिक तत्व, है ना, नॉट गोइंग टू जी सर। आपको डू दिस क्राइम, जी सर। कि अचानक हमारा पावर क्या हो जाता है, कट हो जाता है। जी सर। कुछ मिनट से लेकर कई घंटा तक कई बार चला जाता है। जी सर। जैसे कुछ महीने पहले आपको पावर कट जो है साइबर क्राइम के थ्रू एम्स में कर दिया गया, हाँ समझ गए। तो अगर ऐसा क्राइम फ्यूचर में ना हो, समझ गए, साइबर क्राइम के थ्रू हमारे पावर सिस्टम को हाईजैक ना कर ले, डिसरप्ट इंटरप्ट ना कर ले, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। जी सर। उसको रोकने के लिए, है ना, नेशनल सिक्योरिटी में
जी सर। किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, किस तरह के संस्था या लॉ का इस्तेमाल करना है? सर जो हमारा जो पावर ग्रिड्स होते हैं हमारे, ये सर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। गुड। तो सर इसके लिए हम I4C बना रखा है, जो मतलब नेशनल लेवल पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोटेक्शन के लिए है। तो एक प्रोटेक्शन हमारा वहाँ से होता है। दूसरा सर इंटरनल मैकेनिज्म, जब पावर ग्रिड पे साइबर अटैक हुआ था, इट वाज चाइना स्पॉन्सर्ड अटैक इन मुंबई। तो उसके बाद सर हमने पावर सिस्टम ऑपरेशंस के लिए पोकोसो करके एक नया PSU का गठन किया था, और वो होलसोली फोकस कर रहा है कि ग्रिड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा सर जो हमारा अटैक वहीं होगा सर जहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जहाँ सिग्नल्स हैं, जहाँ वेब यूज हो रहा है, वहाँ अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो सर वी आर यूजिंग जो स्काडा सिस्टम्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। MDMs जो यूज हो रहे हाउ हैं। साइबर डूम टेक्नोलॉजी जी सर। developed by Kerala government जी is सर। going to help such type of है ना problem. जी सर। साइबर डूम जी सर। टेक्नोलॉजी जानते हो? यस सर। साइबर डोम से हम कैसे करेंगे? सर साइबर डोम केरला गवर्नमेंट का इनोवेटिव सिस्टम था, जिसके द्वारा उन्होंने जो पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, DPI था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने इसे डेवलप किया था। इस टाइप के सिस्टम को सर कस्टमाइज करके हम अपने यहाँ यूज कर सकते हैं, अगर इसको पावर सिस्टम के लिए हम कस्टमाइज कर लें। बेसिकली पावर सिस्टम में जो हम कम्युनिकेट करते हैं एक जनरेशन के लेवल पर होता है। जनरेशन के लेवल पे तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन होते हैं, तो उसमें एज सच साइबर अटैक्स के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन सर जो ट्रांसमिशन है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में ट्रांसमिशन होता है, एनालॉग सिस्टम्स होते हैं, तो सर लेटेस्ट एक काम किया गया है कि हम समुंदर में आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई केबल के थ्रू आइलैंड तक पहुंचा रहे हैं। जी सर। विच इज द फर्स्ट वन जो अभी रिसेंट पास्ट में किया गया। किस आइलैंड को हमने बिजली दी है मेनलैंड से, और उसके लिए केबल हमने किस में बिछाया है? समुद्र के अंदर। Sir, I cannot recall. Sorry. Maybe I can guess Andaman and Nicobar. Maybe possible. No, it is very I cannot long. recall. This has been done in Elephanta Island, Alright. just very close to Mumbai, Alright. right? Few kilometers. Where the caves are located. Yes, Alright. Elephanta caves of what Rajput dynasty. Alright. Krishna, first, Yes, ma'am. who was the most important architect related to Hinduism, Buddhism and Parsianism. जी सर। वहाँ 5,000 लोग रहते हैं। अच्छा अच्छा। उनको पहली बार प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया है। ये पॉसिबल अंडमान में भी हो सकता है और आइलैंड पर भी हो सकता है, अदर आइलैंड पे, लेकिन ये फर्स्ट। जी सर। जो बताइए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप हिस्ट्री में पढ़े हो तो बताओ पहला जो है हमारा हाइडल पावर प्लांट है ना, कब और कहाँ सेटअप हुआ था? क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी से जी सर। So I guess it was in Darjeeling. yes, most of the what है ना individual consider it was first, some consider what मैसूर है ना, राजा मैसूर के, लेकिन अधिकांश आपको दार्जिलिंग वाली बता। मीन्स यू आर अवेयर अबाउट दिस हिस्ट्री। ओके, इन हिस्ट्री which part you are comfortable? So modern history is my area. The modern history is what your favorite an area of history. Okay, so we should interact with in modern history. So look in modern history, right? One thing is very remarkable. That is, look, different session of Congress, जी सर। right? Since 1885, जी सर। right? Which session, annual session of Congress, you consider for you today, and looks like most important in evolution of Congress as a national political party? किसको आप मानते हैं? सर मैं सर लाहौर सेशन है 1930 का। 1930 में लाहौर सेशन हुआ? सर It was 1929. 1929 सर। Yes, please, 1929 let's लाहौर। continue, continue. जी सर। लाहौर सेशन सर, जिसमें मतलब पूर्ण स्वराज का नारा भी दिया गया था और रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। तो सर वहाँ से एक मतलब पूर्ण स्वराज और एक टोटल इंडिपेंडेंस कांग्रेस का एम भी बना, और सर फिर उस दिशा में How you define total independence of Congress in Lahore session 1929? सर उससे पहले जो कांग्रेस का जो मेजर डिमांड रहता था वो सर नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ पूर्ण स्वराज की
परिभाषा दीजिए कांग्रेस के अनुसार जो 1929 में लाहौर में उन्होंने डिफाइन किया, क्या था? सर उस पूर्ण स्वराज में वो सर साइमन कमीशन की डिमांड से हटके अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज जो बताइए पूर्ण स्वराज जो है किनारा में ज्योग्राफी जो उन्होंने सम्मिलित किया, इट वाज ओनली ब्रिटिश प्रोविंस और मोर देन 600 देसी रियासत पूर्ण स्वराज में थे या नहीं थे, या केवल ब्रिटिश प्रोविंस थे जो उस समय साइडिगाड़ थे? सर दोनों ही सम्मिलित थे। आर यू श्योर? सर श्योर, मतलब अनुमान लगा रहे हो? सर अनुमान नहीं सर, क्योंकि जो नेहरू और पटेल का जो राइज हो रहा था, नेहरू का अच्छा बताइए, पूर्ण स्वराज में सोशल इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस में तीनों था या केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस था? सर तीनों थे। तीनों थे। जी सर। तीनों थे, जी सर। है ना? आर यू श्योर? जी सर। और इसको आप मानते हो सबसे इम्पोर्टेंट? जी सर। और कोई चीज सर जो कोई स्पेशल सेशन बताइए कांग्रेस का, जो कांग्रेस के हिस्ट्री में बहुत रिमार्केबल आपको लगता है, स्पेशल सेशन, नॉट एनुअल सेशन, कोई स्पेशल सेशन बताइए। सर एक 1916 का लखनऊ सेशन है सर, जो एसी लखनऊ सेशन तो एनुअल सेशन है, नॉट एन स्पेशल सेशन। सर आई कैन नॉट रिकॉल स्पेशल सेशन। कलकत्ता सेशन 1920 मार्च, जी सर। समझिए, जी सर। जो पास किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कभी भी एनुअल सेशन के अध्यक्ष नहीं बने थे, लेकिन स्पेशल सेशन के अध्यक्ष थे। जी सर। ओके, जी सर। प्लीज। So you are working currently as AE. जी सर। How long? सर फॉर लास्ट almost 10 years. So why civil service? Change of heart, or you found something lacking in your previous one? Sir, it's not change of heart. It's a gradual transmission towards my goal. ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मेशन। Transformation, sorry, sir. So, sir, Practically आ रहा था। जी सर। अभी सर यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी सर्विस को पसंद करता हूँ, और अभी सर मैं मतलब डिजिटलाइजेशन ऑफ पावर सेक्टर में कुछ काम भी कर रहा हूँ। तो बेसिकली सर यहाँ मेरा जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्टेड है, मैं टेक्निकल स्पेसिफिक हूँ ऑलमोस्ट, मतलब मेरे को कंज्यूमर इंटरेक्शन भी होता है, पब्लिक से मैं जोड़ता भी हूँ, लेकिन फिर भी सर मतलब जो सिविल सर्विसेज जो एक्सपोजर देती हैं पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ने का, कनेक्ट होने का इन मल्टीपल डायमेंशंस, वो सर एक थोड़ा अलग लेवल का होता है। और सर मैं मतलब व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2019, तो मैंने सर सोचा था कि मैं अपने आप को अपने जो लर्निंग जो है उनको मतलब सही जगह लगाऊंगा और एक्सप्लोर करने का कोशिश करूँगा। आप डिस्कॉम में काम करते हैं, यूपी डिस्कॉम में बेसिकली? जी सर। जी ठीक है। हमारे पास जो प्रॉब्लम देखी जा रही है, जी सर। आपने पहले तो बताइए, कोई कानून है जो भारत में इलेक्ट्रिसिटी को गवर्न करता है? कोई लॉ है? जी सर, देयर आर लॉज। कौन सा लॉ? सर एक तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ही है जिसके अंडर में गवर्न होता है। बाकी सर जो एसेंशियल सप्लाई एस्मा एक्ट है, एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें सर गवर्न होता है। एस्मा में पावर किसके पास होती है, स्टेट के पास या यूनियन के पास? सर एस्मा में स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स होती हैं, Okay. मतलब एज पर नीड एस्मा लगा सकते हैं। ठीक है। इसमें एक इशू देखा जाता है कि हमारे पास, आपको पता है, सरप्लस प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट जो कहती है कि हम सरप्लस प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिसिटी है, जी तो सर। फिर भी भारत के बहुत से गांव आज भी एनर्जाइज नहीं है। इलेक्ट्रीफाइड और एनर्जाइज, कुछ फर्क होता है दोनों में? पहले आप ये बताइए। हाँ सर, फर्क है। क्या है एनर्जाइज में? सर जहाँ सर इलेक्ट्रिफिकेशन की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई गांव है, हाँ। उसके किसी एक कॉर्नर तक एक पोल भी गड़ गया है, तो हाँ। दैट विलेज विल बी कंसीडर्ड इलेक्ट्रिफाइड। हाँ। बट एनर्जाइज मींस पूरे गांव का मतलब जो उपभोक्ता है, जो डिजर्व करता है इलेक्ट्रिसिटी एज अ फंडामेंटल राइट। गवर्नमेंट अभी क्या कह रही है, हम 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गए, एनर्जाइज्ड हो गए? सर इलेक्ट्रिफाइड 100% इलेक्ट्रीफाइड जी हो सर। एज सौभाग्य योजना में काफी कुछ काम हुआ था इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, तो उसके बाद गवर्नमेंट क्लेम्स के सौभाग्य इलेक्ट्रिफिकेशन या एनर्जाइजेशन पे? सर सौभाग्य बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए थी योजना, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और किया गया था और काफी बड़े स्तर पर कनेक्शंस भी रिलीज किए गए। उसके बाद एनर्जाइजेशन के लिए क्या करा हमने गांव तक पोल पहुंचा दिया, अब जी। सारे घर कनेक्ट करने, उसके लिए भी कोई स्कीम होगी फिर? सर एनर्जाइज में सौभाग्य में बड़ी संख्या में मतलब कनेक्शन दिए गए थे, उसके बाद मतलब रूटीन काम है सर, डिपार्टमेंट्स के कनेक्शंस हम देते हैं वो तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ हमने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया, उसके बाद सौभाग्य आई, उससे पहले ही सौभाग्य थी? सर उससे पहले ही सौभाग्य आई थी। 100 जब सौभाग्य आई थी उस समय इलेक्ट्रिफिकेशन सर मतलब इवन नॉर्थ ईस्ट के तो बहुत सारे चलिए कोई नहीं। तो ये इशू क्यों आता है कि हमारे पास हम सरप्लस प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर भी हम घर तक नहीं पहुंचा पा रहे कहीं गाँव, ऐसा क्यों? सर मेरा मानना है कि हम काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं,
और सर बीपीएल कंज्यूमर्स की एक समस्या बनी हुई थी कि बहुत सारा तबका ऐसा था जो कनेक्शन नहीं ले पाता था, उसको भी अब कनेक्ट किया गया है। इसमें आपको आपके डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं दिखी, डिस्कॉम सर- से कोई गलती नहीं है कहीं भी? सर है ऑब्वियसली सर, मतलब हमको रेट्रोस्पेक्शन की और रिफ्लेक्शंस की ज़रूरत है, आवश्यकता है उसमें सर। हमने किए भी है, क्योंकि सर बीपीएल सिटी के लिए हमने अलग टैरिफ बनाए, अलग उनको सप्लाई कोड्स दिए, तो उनको हमने यूनियन गवर्नमेंट ब्लेम करती है स्टेट डिस्कॉम्स को, दे आर ओवरबर्डन विद दैट। सर प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि सब्सिडी दी थी लेकिन पैसा नहीं मिला, मतलब जिस प्राइस वो प्रोक्यूर करते हैं नेशनल ग्रिड कॉर्पोरेशन से, उस प्राइस को बढ़ा के कंज्यूमर तक नहीं दे पाते बिकॉज पॉलिटिकल इशू बन जाता है, स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ दैट। सो उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट एक स्कीम लाई थी, कुछ आइडिया है आपको टू शिफ्ट दैट बर्डन? सर वो आईपीडीएस स्कीम थी, आरडीएसएस स्कीम थी, हर स्कीम में कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है कि डिस्कॉम के बर्डन्स को कम किया जाए। डिस्कॉम्स की बेसिकली समस्या सर लॉसेस को लेकर रहती है। वही losses की मैं कह रहा हूँ, AT&C उसके लिए particular losses scheme जो आई हैं थी। सर वो बहुत ज़्यादा होते हैं उनके सर। पीछे 2-4 कारण हैं, एक तो टेक्निकल कारण होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से टेक लॉसेस बढ़ते हैं। बट कॉमर्शियल लॉसेस के लिए स्कीम सर का नहीं पता आपको, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट डिस्कॉम का बर्डन बियर करेगी अपने बजट पे? सर स्टेट गवर्नमेंट जी सर। डिस्कॉम्स का जो बर्डन है वो अपने बजट पे बियर करेगी बाय इशूइंग बॉन्ड्स। सर वो आईपीडीएस स्कीम थी, आईपीडीएस में बॉन्ड्स थे, आईपीडीएस में मतलब प्रोविजन ये था सर स्कीम का, उससे पहले आरआईपीडीआर भी चलता था, उसमें प्रोविजन सर ये था कि कुछ काम पैसा दिया जाएगा और अगर वो सक्सेसफुली पैरामीटर्स अचीव हो जाते हैं तो दैट विल कन्वर्ट इनटू ग्रांट, अदरवाइज इट विल बी लॉन्ग। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश में है इलेक्ट्रिसिटी जी सर। एक्ट की, कुछ पता है आपको? जी सर, जी सर। क्या इशू है? कुछ स्टेट गवर्नमेंट से खिलाफ सेंटर तक वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, ऐसा क्यों? सर- ऐसा क्या उसमें खराब है? इसमें सर कुछ आई कैन रिकॉल कि कुछ जो संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर अगेंस्ट इट, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं, कुछ तो स्टेट बोला था गवर्नमेंट सर बेसिकली मतलब इट मे बी अ पॉलिटिकल इशू एंड आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट, बट द थिंग इज कि उसमें मतलब एक उसमें थोड़ा प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मंशा यही है कि एक वो बना दिया जाए, मतलब आपको जो क्लियर आइडिया नहीं आता, मुझे समझ आ नहीं रहा। सर आई कैन नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट थिंग्स व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, आप घूम रहे हैं खाली के। अभी हम जो डिवाइड करते हैं वो क्या है? क्रिएटर, फिर ट्रांसमीटर और सप्लायर, ये 3 डिवीजन है, और कोई और डिवीजन भी सर है? जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा कोई है? सर इसके अलावा सर हम एक सप्लायर का कंसेप्ट ला दी थी सरकार, क्या है सप्लायर कॉन्सेप्ट? ये 4 स्टेज में डिवीजन होगा, एक जनरेटर हो गया, एक ट्रांसमीटर हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसके बाद एक सप्लायर भी होगा, क्या है? सप्लायर सर सप्लायर्स वो लोग हैं, मतलब उनको मैं कंज्यूमर बोल सकता हूँ। दे कैन कंज्यूम एज वेल एज प्रोड्यूस द एनर्जी एंड कैन ट्रांसमिट द एनर्जी एज पर द स्टेक होल्डर जिनको डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग वो लोग सप्लाई कर सकते हैं। आप तो अभी भी कमा सर- रहे हैं, आपने पढ़ा है? नहीं सर मैंने पढ़ा है इनके बारे में, बेसिकली इनको कंज्यूमर ही बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में। और सर एक और चीज़ मैं आपको बताता था कि जो ओपन सोर्स कंज्यूमर्स होते हैं हमारे, ओपन सोर्स कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर से ही डायरेक्ट एनर्जी परचेज करते हैं। अच्छा, कैप्टिव आपने सुना होगा, कैप्टिव इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का भी कोई कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, कभी सुना है आपने? सर नहीं, मेरे को नहीं कर सकता। कैप्टिव का नहीं पता कुछ भी? कोई बात नहीं, कैप्टिव एनर्जी प्लांट सर आप जो प्लांट होता है, उसके अलावा ग्रिड भी होता है कैप्टिव। ओके चलिए कोई बात नहीं। आपने स्मार्ट ग्रिड की बात की थी, बस लास्ट ही बता दीजिए, स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क कभी सुना है इसके बारे में? स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क नहीं सर। इंटरनेशनल स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क, सर वन सन वन ग्रिड वन, ये तो सुना है। आईएसजी का कभी नाम नहीं सुना? नहीं, तो स्मार्ट ग्रिड पर काम कैसे करोगे? आईएसजी का नाम नहीं सुना आपने, बताओ। चलिए कोई नहीं, स्मार्ट मीटरिंग कर रहे हैं, ठीक है, जी सर। जो उसमें कोई इशू लगा आपको? स्मार्ट मीटरिंग जो हम कर रहे हैं, प्रीपेड मीटर इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं, जी सर। हो गया आपके इलाके में प्रीपेड मीटर? सर पश्चिमांचल में 12 लाख के करीब मीटर्स रोल आउट हो चुका है। तो प्रीपेड मीटर्स में कुछ इशू भी बताते हैं लोग, क्या इशू है? सर प्रीपेड में ऐसा इशू सर अभी उसके मतलब एवोल्यूशन की दौर में है, तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कंज्यूमर रिचार्ज कर लेते हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो वो ऑटो रिकनेक्ट का इशू आ रहा है अभी, बहुत ज्यादा है वो। क्या ये इशू ये नहीं कि सरकार सोच रही है कि तुम पैसा दो पहले तब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे? क्योंकि लोग क्या करते हैं, जी सर। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले लिया, काटना बड़ा मुश्किल चीज होता है, जी सर। खासकर कंज्यूमर कनेक्शन। बिल्कुल। एक बार कमर्शियल तो आप काट भी लोगे, कंज्यूमर में बड़ा डिस्प्यूट होता है, तो सरकार कोशिश कर रही है कि पहले पैसे दो तभी इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे। मैं क्या होता है, आप 3-4 महीने यूज कर रहे हो, जी फिर सर। बाद में आप डिस्प्यूट करते रहते हो, जी सर। काटना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सरकार ये नहीं सोच रही कि पहले चूस लेते हैं उसके बाद देंगे, अगर दे पाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सर गवर्नमेंट जब ये आरडीएसएस स्कीम लेके आई थी, तो आरडीएसएस स्कीम का फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट ये था कि मतलब जो स्मार्ट मीटर का जो रोल आउट होगा, इट विल बी फॉर द प्रीपेड स्मार्ट मीटर। तो सर बहुत जगह लगाए गए जो स्मार्ट मीटर्स लगाए गए वो पहले पोस्टपेड ही थे। मान लो कोई पे नहीं कर सकता, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी का अधिकार नहीं है? सर ऐसा नहीं है, उसको इलेक्ट्रिसिटी का अधिकार है।
तो फिर कौन देगा? आप तो प्रीपेड मीटर लगा रहे हो, बेचारा नहीं कर पा रहा है रिचार्ज। सर दैट इज गलत बात नहीं है। दैट कम्स अंडर सोशलिस्ट एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट शुड डिसाइड। अरे आप इंसान हो ना, आप एसडीएम भी तो हो। जी। इंसान के तौर पे आप क्या सोचते हो? आपको नहीं लगता कि ये गलत है? अगर मैं रिचार्ज नहीं कर सकता, जी सर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे लग्जरी फैसिलिटी दो, 100 यूनिट दे दो फ्री। क्या हो गया? मैं गरीब हूँ, बीपीएल से नीचे हूँ, अंत्योदय कार्ड लेके घूमता हूँ, या मैं डिसेबल्ड हूँ, या मैं विडो हूँ। सर अगर ऐसे लोगों का एक लार्ज नंबर है और लोग बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, नंबर है, अगर वो large number डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एक अलग बात तो सर उसका मतलब पॉलिसी ड्राफ्ट या फिर कुछ रिकमेंडेशन सर नहीं। मैं स्मार्ट मीटर पूछ रहा हूँ, स्मार्ट मीटर आपको लगता नहीं है इनजस्टिस क्रिएट करेगा? क्योंकि जो ट्रेडिशनल मीटर्स होते हैं उसमें ये फायदा होता है कि कई बार लोग बिल पे नहीं करते हैं, और वो होता है बहुत कॉमन चीज है। जिन पे पैसा है वो भी नहीं करते, उनकी एक अलग बात है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो पे नहीं कर पाते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं, जी सर। और उसमें आप इजीली काट नहीं पाओगे कनेक्शन। आप गाँव में जाके कनेक्शन काटना बहुत आसान चीज नहीं है, जी सर। ठीक है। लेकिन प्रीपेड मीटर है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, पे करो तो यूज करो, वरना अंधेरे में तो क्या फर्क पड़ता है? स्ट्रीट लाइट जल रही है, वहां पड़ लेना। सो दैट इज अ कंसर्न। एक डिजिटल डिवाइड का भी कंसर्न है जो मुझे लगता है, क्योंकि गांव में देहात में बहुत सारा। चलिए कोई नहीं, बस इतना बता दीजिए, अगर आप एसडीएम होते, आपको मौका मिल जाता है, कोई भी एजेंसी होते, आप ये जो हैव और हैव नॉट की सिचुएशन खासकर गरीबों में जैसे प्रीपेड मीटर पे बनेगी, इसके लिए आप क्या सजेशन देंगे सरकार को कि जो कम से कम गरीब है, अंत्योदय, उनके लिए प्रीपेड मत रखो, या 100 यूनिट की सर फ्री बीइंग अ प्रोफेशनल में सर 10 इयर्स हो गए, मैंने हर क्लास के कंज्यूमर को देखा है। मुझे भी लगता है कि एक मूलभूत आवश्यकता की तरह एक कुछ अमाउंट ऑफ बिजली जो नीडी लोग हैं उनको सर मिलनी चाहिए मुफ्त। इट्स नॉट फ्री भी सर, इट्स सोशलिस्ट नीड ऑफ जैसे दिल्ली में 200 यूनिट फ्री मिलता है। हाँ सर। कई राज्यों में मिल रहे हैं। हाँ सर, उससे तो थेफ्ट कंट्रोल में भी एड मिलती है अगर लोग। तो हम इसे यूनिवर्सल दे, जैसे दिल्ली में यूनिवर्सल है। जी सर। अगर आप 100 तक, मेरे ख्याल में फ्री, 200 तक फ्री है, उसके बाद हाफ है, 400 तक हाफ मिलता है। करंट गवर्नमेंट में भी चल ही रहा जी है। सर। तो यूनिवर्सल है, जी। सबको मिलता है, चाहे जी आप पैसे दे सकते हो या नहीं। यूनिवर्सल रखें या टारगेटेड रखें? सर मुझे लगता है कि दिल्ली में टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे यूनिवर्सल कर सकते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट है वहाँ हम यूनिवर्सल करेंगे तो फिस्कल बर्डन बहुत ज़्यादा होगा। तो हम टारगेटेड नीडी लोगों को दे सकते हैं। दैट विल बी अ मतलब मुझे लगता है टारगेटेड चीजें काम करती हैं, क्योंकि जितनी इकोनॉमी मैंने पढ़ी है उसमें टारगेटेड स्कीम जनरली जो होती हैं, जी सर। मैथ्यू इफेक्ट आता है, जो एज पे होते हैं उसका फायदा उठा जाते हैं। जी सर। तो आपको लगता है यूनिवर्सल ज़्यादा बेटर है? इसलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की भी बात हो रही है आजकल, तो आप टारगेटेड को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, आपको लगता है यूनिवर्सल ज़्यादा बेटर है? चाहे यूनिट 50 कर दो पर यूनिवर्सल रखो, इससे क्या होगा, जिसको चाहिए उसको पक्का मिलेगा, इससे एक्सक्लूजन इंक्लूजन एरर नहीं होगा बेसिकली। जी सर। क्या लगता है आपको? सर ये तो सर मतलब टाइम टेस्टेड है, इसको तो मतलब देखना, इसके ट्रायल्स करके देख लेना चाहिए। तो चलो ट्रायल्स कर लेते हैं, फिर देखते हैं। चल ठीक है। जैसे कि सबसे अभी बात हो रही थी प्रीपेड या इलेक्ट्रिक मीटर वाला, अभी यूपी में क्या ये घटना चल रही है, इसका फैक्ट फिगर पे थोड़ा बात करें। सर बेसिकली मतलब आरडीएसएस में स्कीम आई थी गवर्नमेंट की कि रोल आउट करो आप प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स पर। तो उसके लिए हर डिस्काउंट में जीनस है, स्मार्ट है, बड़े बड़े वेंडर्स को मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को उतारा गया कि भाई तुम एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि स्मार्ट मीटर को रोल आउट करो। तो उसको लेके ये सब तो हुआ जी ये सब तो हुआ। अभी क्या घटनाएं हो रही हैं कि मीटर उखाड़ के फेंक रहे हैं लोग, कुछ ऐसी घटनाएं चल रही हैं? जी सर। सर ऐसा क्या ऐसा सर काफ़ी जगह एगिटेशन हो रहे हैं। मतलब हम जाते हैं, मतलब मैं तो इंटेली स्मार्ट वालों से भी काफ़ी मिलना जुलना होता है, तो वो लोग भी बताते हैं कि मतलब रूरल इंटरनेट्स में काफ़ी विरोध है इसको लेके, स्पेशली जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसमें मतलब दे आर नॉट कोलैबोरेटिंग विद द प्लेयर्स, तो विरोध भी करते हैं। और सर फिर हम लोग उनको कन्विंस करने का प्रयास भी अभी करते हैं। रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है? सर अभी मतलब सर लास्ट वीक होली से पहले एक तारीख को सर एक मास डिस्कनेक्शन ड्राइव थी, तो उसमें सर उसमें क्या फैक्ट फिगर दे रखा है? उसमें कि कितने मीटर उखाड़ दिए गए हैं, कितने का उन पे मतलब सरकार दिखा रही है, कितने पैसे हैं? उस मास डिस्कनेक्शन मुझे फिगर्स नहीं पता है, लेकिन मास डिस्कनेक्शन में ये हुआ कि उसके बाद मतलब एकदम से ऑटो रिकनेक्ट नहीं हुए, लोगों ने रिचार्ज किए उसके बाद भी ऑटो रिकनेक्ट नहीं हुए, तो लोगों ने एडिट करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद सर काफ़ी लोगों ने मीटर उखाड़े, ऐसी भी चीज़ें, ऐसी भी खबरें सुनी। तो सरकार अपनी तरफ से कितना नुकसान दिखा रहा है, सॉल्व कर रहा है अभी रिसेंटली? अच्छा, तो न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे ना? हाँ सर न्यूज़पेपर। अच्छा, तो अभी आपने सुना है डार्क ऑक्सीजन? सर अभी रिसेंटली और चर्चे में है, पहले भी था लेकिन अभी रिसेंटली। सर सॉरी यार। अच्छा, मतलब युवाओं को सशक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई 2-3 योजनाओं का नाम गिनवा दो।
सर एक तो अभी मतलब रिसेंट बजट में सरदार पटेल के नाम पर एक सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल इसका बजट में उल्लेख था। सर इसका बजट में उल्लेख है सर। हम्म, ये नई स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया है। हम्म, इसके अलावा सर मुख्यमंत्री का जो युवा उद्यमी के लिए जो स्टार्टअप्स के लिए योजना चलती है, और सर इसके अलावा सर अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश योजना है, ये भी युवाओं के उत्थान के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है। अच्छा, युवा साथी योजना नाम सुना है? सर नाम सुना है, डिटेल्स नहीं पता है डिटेल में सर। पता है। अच्छा, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप? सर मेरा होम टाउन सर आगरा है, प्रेजेंटली मैं मेरठ में रहता हूँ। आगरा। अच्छा, आगरा को और किस नाम से जाना जाता है? आगरा को सर अग्रवन नाम से जाना जाता है, पहले उसका नाम अग्रवन हुआ करता है। अच्छा, अग्रवाल। और किस शासक ने मतलब दिल्ली से या मतलब आगरा शिफ्ट किया और फिर आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया? सर ये अकबर के टाइम पे राजधानी का जो नहीं सॉरी सर सिकंदर लोधी के टाइम पे आगरा को कैपिटल बनाया गया था फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद सर मतलब शायद जहांगीर ने सर फिर इसको दिल्ली शिफ्ट किया था फिर से। अच्छा, आप आगरा से तो एक चीज़ बता सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि 8वां अजूबा के रूप में आगरा को मतलब वो वहाँ जो ताजमहल है उसको हम काउंट करते हैं, तो उसमें क्या ऐसी खासियत है कि उसको हम 8वें अजूबे के तौर पे उसको रख सकते हैं? सर एक जनरल मतलब चल रही है बातें। जी सर। हाँ, तो क्या है उसमें ऐसी खासियत? सर उसको उसका जो पियत्रा दियोरा है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो पियत्रा दियोरा सर वो मतलब शायद देश में ऐसा कहीं पियत्रा दियोरा डिजाइन्स नहीं मिलते हैं जैसे आगरा में मिलते हैं। मतलब उसके बारे में सर क्या होता है ये कि क्या होता है पिट्ठा? पियत्रा दियोरा सर मार्बल में जो कलरफुल स्टोन्स होते हैं उनकी कार्विंग की जाती है, हम्म। उससे डिफरेंट डिजाइन्स बनाए जाते हैं, बीट अरबेस्क। ये कहाँ से हमने इम्पोर्ट मतलब आयातित किया? पिट्ठा सर- भारत की कला है। नहीं सर, पियत्रा दियोरा इंडियन नहीं है, पियत्रा दियोरा में सर अरेबिक एलिमेंट है। मार्बल हमारा था, मार्बल पे हम कार्व पहले भी करते थे, हम रेड सैंडस्टोन पे भी कार्विंग करते थे, लेकिन मार्बल में जो नगीने जड़ने की कला है सर ये अरब से आई थी, और ये सर पर्शियन और अरबिक इफेक्ट है इसमें। अच्छा, चलिए केस स्टडी पे बात करते हैं थोड़ा सा। जी सर। मान लीजिए कि आप डीएसपी हैं, जी सर। ठीक है, और आपको ये सूचना मिल रही है कि हिंदू मुस्लिम में राइट चल रहे हैं, जी सर। स्टार्ट हो गए हैं, दोनों एक दूसरे को मारने पे तैयार हैं, तो आपको एट ए टाइम वहाँ जाना है। जी सर। जाके आप क्या कदम उठाएंगे? एट ए टाइम फर्स्ट टाइम क्या कदम उठाएंगे? सर मेरा जो स्टेप होगा वो सर इस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ कितना वॉल्यूम है, कितना किस मास मेजर का मतलब मास में है। तो सर द ओनली सॉल्यूशन इज हैवी फोर्स डिप्लॉयमेंट विद द रेस्ट्रेंट मेजर्स। तो और जब एक बार फोर्स डिप्लॉय हो जाएगा, जब चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी, तो उसके बाद सर पीस कमेटीज बना के और कम्युनिकेशन करके जो एगिटेटिंग ग्रुप हैं, जो कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स हैं सर, उनसे कम्युनिकेशन स्थापित करके बात को सुलझाया जाएगा। लेकिन अगर बहुत हैवी मतलब दंगा हो रहा है या फिर फसाद हो रहा है, तो सर फोर्स डिप्लॉयमेंट इज द ओनली वायबल ऑप्शन जो मैं पहले करूँगा विद रेस्ट्रेंट मेजर्स। ऐसा नहीं कि किसी को हार्म करना है, पहले रेस्ट्रेंट मेजर करो जिससे कि कम्युनिकेशन के लिए, संवाद के लिए माहौल स्थापित हो। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? सर कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। सर कोड ऑफ कंडक्ट सर एक सर लीगल डॉक्ट्रिन है, मतलब लीगल स्टैच्यूट्स हैं कि जिनके आधार पर हमें कंडक्ट करना चाहिए अपना, किस आधार पे ऑफिसर्स को अपने कामों का निर्धारण करना चाहिए, कैसे जवाबदेह होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करनी चाहिए, और क्या एक आइडल मैकेनिज्म होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स से कैसे भिन्न है? सर कोड ऑफ एथिक्स कोडेड नहीं है, उसे लीगल बैकिंग नहीं मिली हुई है। कोड ऑफ एथिक्स जनरली सर मतलब एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है जिसको अभी कानूनी आधार नहीं मिला है। कोड ऑफ एथिक्स सर वैल्यू बेस्ड ज़्यादा है, कोड ऑफ कंडक्ट लॉ बेस्ड ज़्यादा है। तो वैल्यू सर मतलब वो ह्यूमन के करेक्टर पे डिपेंड करती हैं, वो कैसा करेक्टर लेके आया है, मतलब पूरे मास में वर्क कल्चर कैसा है, वर्क एथिक्स कैसे हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ कंडक्ट को लीगल बैकिंग मिली होती है सर। तो आपका हॉबी जो है पोइट्री राइटिंग है। जी। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है और इसके ऊपर मैंने कम से कम पिछले 10 साल में 4-5 कविता तो लिखा ही है। उनमें से एक कविता जो प्रासंगिक है, जो आपको उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कई जगह हमारी बहु बेटियों के साथ रेप होता है, जो वुमेन एम्पावरमेंट के सबसे एगेंस्ट चीज़ है, तो उस पर हमने कविता लिखी थी, है ना।
निर्भया कांड आपने सुना होगा, जी सर। उसके बाद आसिफा कांड हुआ। जी सर। तो उसकी चंद पंक्ति है, उसका भाव और दर्शन आप हमें समझाइए। क्यों जागते हैं आसिफा के बाद, जब भी रेप हो जाता है उसके बाद समाज जागता है कि नहीं होना चाहिए, फिर चुप हो जाता है जी सर। और अंतिम समाधान नहीं निकलता। जी सर। तो उस पर कविता है, क्यों रुकती नहीं आंधी, मेरी अपनी कविता है। क्यों रुकती नहीं आंधी निर्भया चित्तकार के बाद, क्यों जागते हैं हम आसिफा अंधकार के बाद। दोनों बलात्कार की है ना, हमारी बेटी है, प्रभावित को प्रभावित है ना, एक तो मरी गई। कवरेचे की हाय हिना मुकल्लम हयात के बाद, कब सजेगी तेरी अर्थी सबे बरात के बाद। क्यों दफन है आयत, कुरान के भाग को आयत कहते हैं। क्यों दफन है आयत मुसलम ईमान के बाद, मुसलमान हो, ईमान की बात करते हो और अपनी बेटी से क्या करते हो, बलात्कार करते हो। क्यों दफन है आयत मुसलम ईमान के बाद, काश रखते हम रोज़ा, काश रखते हम रोज़ा हर रमजान के बाद। आदमी केवल रमजान में रोज़ा रखता है और उस समय अपराध करने से बचता है, बाकी समय क्या करेगा, अपराध करेगा। तो काश रखते हम रोज़ा हर रमज़ान के बाद। क्यों सुपुर्दे खाक है गीता, जो सनातन का सबसे पवित्र ग्रंथ है। क्यों सुपुर्दे खाक है गीता होलिका दहन के बाद, काश करते हरि कीर्तन हर महाकुंभ के बाद। महाकुंभ में हम लोग, तो ये कंट्राडिक्शन जो है हमारे समाज में क्यों है, क्या कारण है? ऐसे बहुत सारी पंक्तियां हैं, लेकिन ये चंद पंक्ति के बाद हम पूछते वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ये कंट्राडिक्शन क्यों? किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की हो, वहाँ पर हमारी बहु बेटियां इसके शिकार है। जी सर। सर मुझे लगता है कि ये समझ में इसका एक कारण ये भी है कि एक होता है लेटेंट पार्ट, एक होता है कॉन्शियस पार्ट। तो आदमी सर ज़्यादातर जो हम लोग जीते हैं वो अपने अराउंड की माया और अपने साथ हमारे आसपास का जो कॉन्शियस एनवायरनमेंट होता है, हम सर हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे। जी सर। इस बलात्कार को, ऐसी तरह के बलात्कार को रोकने के लिए हमारे जैन में 5 महाव्रत है। वो 5 महाव्रत को पालन करे आदमी, तो आपको ये नौबत ही नहीं आएगी। जी सर। है ना, अचौर है ना, अमृषा, आपको अपरिग्रह, जी सर। अहिंसा, और 5वां नंबर जो बाद में हमारे भगवान महावीर ने ऐड किया, ब्रह्मचर्य। जी सर। तो क्या ये 5 महाव्रत पालन करके, है ना, मन को शुद्ध करके, विचार को शुद्ध करके, कर्म को भी शुद्ध नहीं किया जा सकता? सर मनसा वाचा कर्मणि ही होता है, तीनों की शुद्धि आवश्यक है। तो मन में अगर गंदगी है तो विचार में आ जाएगा, विचार में है तो कर्म में आ जाएगा। जी सर। चाहे वो अपनी बहू या बेटी हो। जी सर। तो आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जैनिज्म की ये शिक्षा केवल जैनिज्म में ही नहीं है, पूरे धर्म में है, हमारे संविधान में। जी सर। तो इसको पॉपुलराइज करने के लिए, है ना, सरकार को क्या करना चाहिए? जो कि इसमें ही है ना, बलात्कार या हमारे बहु बेटियों के इज्जत का समाधान। जी सर। सर मुझे लगता है कि पहले जब जैन डॉक्ट्रिन्स की रचना हुई है, जैन डॉक्ट्रिन को जब पॉपुलर बनाया गया, उस समय समाज ना तो इतना कनेक्ट था, ना क्राइम जो होते थे वो इतने मेजर फॉर्म में नहीं होते थे जो आज नसंस होते हैं। लेकिन सर इन शिक्षाओं से डेफिनेटली सर समाज को मतलब एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इनको सर एनईपी में इंटीग्रेट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2 नए चीज को जोड़ा गया। जी सर। एक इन्वायरमेंट एजुकेशन है और दूसरा मोरल एजुकेशन है। जी सर। क्या आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मोरल एजुकेशन है उनमें इन्हीं सब बातों को जी सर। बचपन से पढ़ाया जाता है। जी सर। सर उसी को अगर हम पॉपुलराइज करें, जी सर। इफेक्टिव बनाएं, जी सर। है ना, तो जरूर कुछ तो बेहतर समाज। जी सर। ठीक, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आ जाइए, फीडबैक ले लीजिए। देखिए क्या है बेटा, आपके इंटरव्यू का जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भेज दीजिए प्लीज।
सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है ना, आपका नॉलेज है, नॉलेज बहुत अच्छा है आपका, अवेयरनेस बड़ा अच्छा है आपका, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, और कभी कभी वो सुपर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ओवर स्पेलिंग इफेक्ट। जी सर। तो जो चीज़ें बोलते हो वो दायरे से क्या हो जाता है, बाहर गिरता है। जी सर। समझिए, तो सबसे पहला चीज़ है लीडरशिप क्वालिटी, सब कुछ है, लेकिन सबका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप जहाँ देने आए इंटरव्यू बोर्ड है, ये वन वे ट्रैफिक है, जी सर। यू आर नॉट सपोज टू डू डिबेट। आप अपनी बात को आगे रखने के लिए दो तरह का ओवर रूल करते हो, जो सिविल सर्वेंट का गुण नहीं होता है ना। उसमें पहला ओवर जो होता है, टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उस क्वेश्चन को पूरा नहीं होने देते है ना, इंटरप्ट कर जाते हो। आपको जब तक पूरा क्वेश्चन न पूछ ले, जवाब देना शुरू मत करो, और जो आपको टीचर काउंटर करता है तो आप अपनी बात कंटिन्यू करते हो, उनको नहीं सुनते हो। समझ गए, ये उससे भी बड़ा आपको डिमेरिट है। ये ड्रॉबैक्स में नहीं आता, डिमेरिट में आता है, इंग्लिश एटिकेट। ये दो चीज जो है आपको बहुत ज्यादा गड़बड़, तो इसको सुधारना है और बड़ा आराम से आप सुधार दो। तीसरी चीज जो है, आप बहुत तेज स्पीड में बोलते हो, तो क्या होता है, आपका जो एक वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन हमारे कान तक पहुंचता भी नहीं है, आप दूसरा वर्ड बोल देते हो, तो उससे क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाता है आपका वर्ड का। इसको कहते हैं क्लियर कट कम्युनिकेट नहीं हो पाता, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। और ये आपको इसलिए स्थिर होकर आप बोलोगे तो ये प्रॉब्लम अभी सुधर जाएगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है कि आराम से, जैसे चबा चबा के खाते हैं ना, वैसे खा। तो फिर जो आपका एक्सपीरियंस है, जानकारी है, सब कुछ सोने पर क्या होगा, सुहागा हो। नहीं तो ये तीन चीज आपके इंटरव्यू को क्या कर सकता है, मान लो 90 नंबर आना है, 70 आएगा, ठीक है, 70 नंबर आए 40 कर देगा, तो आप क्यों नहीं 90 प्लस लाओ। ये तीन चीज सुधारना, इससे आपका है ना। अच्छा सर, एक छोटा सा सजेशन मांगना था, जैसे सर, जैसे क्वेश्चन पूरा होता है मतलब इंटरव्यू का, तो सर मैं उनको पूछ सकता हूँ, परमिशन ले सकता हूँ कि सर मैं स्पीक ना हो, ऐसे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, एक पॉज ले सकता हूँ। बस पॉज लेके, इससे लगता है, ये पॉज लीजिएगा ना हल्का सा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का, इससे लगता है कि आप सोच कर बोल रहे हो, मतलब वो मैच्योरिटी शो करता है साइकोलॉजिकली कि मैच्योर आदमी। और ओवरलैप करोगे तो हड़बड़िया हो गया। और हमारे प्रशासन में बहुत कूल माइंड की जरूरत है, बिल्कुल शांत दिमाग से सोचिए, दंगा फसाद सब आपको करना है, आप एग्रेसिव नहीं हो सकते, समझिए। तो जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें एग्रेसिव आदनेस आ जाता है, समझिए, जिसको जैनिज्म की भाषा में नॉन वायलेंस कहते हैं, है ना, यू मस्ट बी नॉन वायलेंट, ये पॉइंट समझिए। ये आपको सजेशन करना था। बाकी हमें लगता है बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम, हाँ, है ना, आपका ये चतुसरा ये हो गया, मेन तो ओवरलैपिंग ही है, बस। ओवरलैप बहुत करते हैं। और जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता वहाँ नीचे, फिर आप आंखें नहीं मिलाते, फिर आप आंखें नहीं मिला रहे। उसका कारण कांटेक्ट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज टेस्ट थोड़ी ना है, बोल दीजिए सर आई एम अनएबल टू रिकॉल, खत्म बात। ओवरलैप मत कीजिए, आप बहुत बार काटते हैं, बोल रहे हैं सर हाँ हाँ। इलेक्ट्रिक मीटर पे जरूर आप देख के जाना इस बार, क्योंकि इस बार है यूपी में। बाकी सब बढ़िया, बाकी सब अच्छा, सब अच्छा, गोइंग टू क्वालिफाई सर्टेन, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो दीजिए, थैंक यू सर। ओके। वेलकम।